ये कहानी है महेंद्र कर्मा की, जिसे लोग कहते थे और कहते हैं बस्तर टाइगर। नक्सलाइट्स की ताकत उनकी बंदूक में नहीं है, नक्सलाइट्स की ताकत उनके नेटवर्किंग में। 1980 में नक्सलवाद पहली बार छत्तीसगढ़ में दाखिल होता है। गौर कीजिए, यही वो साल है जब कर्मा भी पहली विधानसभा सीट जीत रहे थे। दोनों की जड़ें एक ही जमीन पर एक ही समय पर पनप रही थी। एक और कहानी है प्यार की। एक दंतेवाड़ा के मेले में कर्मा ने पहली नजर में एक लड़की को देखा। झीरम में जो कुछ हुआ, अगर उसकी बात सामने रख दूं तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सरकार दावा करती है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया है, तो सरकार इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती कि झीरम में हमले में किसका साजिश था, किसकी सरकार के नेतृत्व में ये हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है, वो लड़ाई जो महेंद्र कर्मा ने 1991 में अकेले बिना किसी सपोर्ट के शुरू की, वो आज 13 साल बाद सरकार के सबसे बड़े दावों में से एक बन चुकी है। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। दुबले पतले गरीब किशोर लड़के जो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए, वो एसपीओ बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। पच्चीस मई 2013 शाम के करीब 4 बजे बस्तर की झीरम घाटी, एक आदमी को उसकी अपनी गाड़ी से घसीट कर एक झाड़ी में ले जाया जाता है। हाथ पीछे बंधे हैं, सामने खड़े हैं 10-12 हथियारबंद लोग, जिनमें ज्यादातर औरतें हैं। वो उससे पूछते हैं, आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, नए कपड़े पहनने या फिर खाना खाना है। वो आदमी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर एक गोली चलती है, वो गिरता नहीं। एक औरत लकड़ी के लट्ठे से उसका पैर तोड़ती है, तब वो गिरता है। और उसके बाद चाकू से वार, वो भी बार-बार 78 बार। आपने शायद सुना होगा 78 वार 65 गोलियां, हर जगह यही लिखा मिलेगा। लेकिन जगदलपुर मेडिकल कॉलेज की असली फॉरेंसिक रिपोर्ट कुछ और कहती है। सिर्फ 2 गोलियां, बाकी सब चाकू था। सिर को पत्थरों से कुचला गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश एक गलत आंकड़ा 10 साल से रिपीट कर रहा है, तो बाकी की कहानी में हम कितना और गलत जानते हैं। ये कहानी है महेंद्र कर्मा की, जिसे लोग कहते थे और कहते हैं बस्तर टाइगर। एक आदमी जिसे उसी की जनता ने भगवान की तरह पूजा, और उसी जनता के नाम पर बंदूक उठाने वालों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने वाले डॉक्टर भी सिहर गए। क्या वो हीरो था, क्या वो विलन था, या वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे राज्य ने भी इस्तेमाल किया और जिसकी जनता ने भी उसे इस्तेमाल होते देखा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष बड़बंदा है और आप द लोक रस के वश में हैं। मैंने अब तक छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं की किस्से कहानियां आपको सुनाई हैं। आप लोगों ने भी खूब प्रशंसा की है उन कहानियों की। कुछ लोगों ने गरियाया भी है, मगर कुछ लोग मेरी तरह जिज्ञासु लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ नाम लिखे थे कि इन पर भी जल्द वीडियो बनाओ। तो उन्हीं में से एक महेंद्र कर्मा बस्तर के टाइगर की कहानी लेकर आया हूं, जो बहुत दिलचस्प है और अब तक का मेरा व्यक्तिगत फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत मजेदार किस्सा है। मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया है, तो सोच रहा हूं कि जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा। खैर, मजा तो आप भरपूर लेंगे ही, लेकिन अगर बिना सब्सक्राइब किए भाग गए तो मेरे लिए सजा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, द लोक रस पर अपनी कृपा जो है बनाए रखो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बस्तर टाइगर की ये जबरदस्त कहानी, जो अब तक आप नहीं जानते। कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव फरसपाल चलना होगा, जहां 5 अगस्त 1950 में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है महेंद्र कर्मा।
लेकिन इस बच्चे की किस्मत में सुकून नहीं लिखा था। जन्म के वक्त ही डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मां गुजर जाती है। वो बच्चा जन्म लेते ही मातृहीन हो जाता है। फिर चौथी क्लास में पिता भी गुजर जाते हैं। खुद कर्मा ने बरसों बाद एक इंटरव्यू में कहा था, बचपने में ही मेरी मदर के मतलब मेरे डिलीवरी में प्लेसेंटा नहीं गिरने से मेरी मदर का डेथ हो गया और मैं 4th में पढ़ रहा था, तब मेरे फादर का डेथ हो गया। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा आइसोलेट फीलिंग्स के साथ में मैंने जिया है। कर्मा पिता की मौत के सदमे में स्कूल छोड़ देता है और गाय चराने लगता है। और यहीं आता है कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट। एक टीचर, नाम था गंगादत्त जोशी, जो उस गाय चरा रहे बच्चे को ढूंढते हुए खेत खलिहानों तक पहुंच जाते हैं। बच्चा उन्हें देखकर डर के मारे भाग जाता है, लेकिन अगले दिन खुद ही उसी डर के दबाव में वो स्कूल वापस लौट आता है। लगभग 3-4 महीने बाद कर्मा ने खुद कहा, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगर गुरुजी मुझे ढूंढते हुए नहीं आए होते तो मैं शायद कभी स्कूल की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। सोचिए, जिस आदमी को पूरी दुनिया एक कठोर, बेरहम मसीहा टाइगर नेता के तौर पर याद करती है, वो कभी एक अनाथ बच्चा था जिसे स्कूल वापस लाने के लिए एक टीचर को खेतों में ढूंढना पड़ा था। फरसपाल से भैरमगढ़, फिर जगदलपुर। पढ़ाई पूरी होती है 1969 में हायर सेकेंडरी और 1975 में दंतेश्वरी कॉलेज से ग्रेजुएशन। कॉलेज में कर्मा एक जन्मजात नेता निकलते हैं। कैंपेनिंग की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। क्लास में भाषण देते हैं और यहीं शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर। यहाँ से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। महेंद्र कर्मा एक जमींदार संपन्न आदिवासी परिवार से आते थे। पिता बड़ा मांझी थे, यानी गांव के मुखियाओं के भी मुखिया। स्वाभाविक तौर पर उनका रुझान कांग्रेस की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, क्योंकि उस दौर में बस्तर में सीपीआई का जमीनी आधार बहुत मजबूत था। कर्मा 1980 में सीपीआई टिकट पर आम चुनाव जीतते हैं और अपने ही दावे के मुताबिक वो उस समय विधानसभा के सबसे युवा सदस्य थे। लगभग टीनेज उम्र में भोपाल पहुंच गए थे। लेकिन फिर उनके चचेरे भाई लक्ष्मण कर्मा उन्हें सलाह देते हैं, बड़ा आदमी बनना है ना तो कांग्रेस ज्वाइन करो, और कर्मा टीम बदल लेते हैं। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में जेल मंत्री, और जब नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो अजीत जोगी कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री। दिलचस्प बात, वो जोगी के राजनीतिक विरोधी माने जाते थे, फिर भी उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री बने। उसके बाद 2003 में कांग्रेस चुनाव हारी और कर्मा नेता प्रतिपक्ष बने, जहां एक आदिवासी नेता ने कांग्रेस के अपर कास्ट अंग्रेजी बोलने वाले खेमे को चुनौती देकर यह पद हासिल किया। खैर, यहां तक की कहानी एक सामान्य पॉलिटिशियन की कहानी लग रही होगी आपको, पद, कुर्सी, समझौते। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1991 में, जब एक आदमी अकेले खड़ा होकर ये कहता है कि अब बहुत हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम सलवा जुडूम को समझे, हमें यह समझना होगा कि नक्सलवाद बस्तर पहुंचा ही कैसे। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से चिंगारी उठती है। 1977 में नागपुर में एक सम्मेलन होता है जहां तय होता है एक सुरक्षित पिछड़ा क्षेत्र चाहिए। चुना जाता है दंडकारण्य का घना जंगल, जो तब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा और उड़ीसा तक फैला था। 1977 से 80 के बीच 50 कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, 7 दस्तों में बांटकर 7 दिशाओं में भेजे जाते हैं। 1980 में नक्सलवाद पहली बार छत्तीसगढ़ में दाखिल होता है। गौर कीजिए, यही वो साल है जब कर्मा भी पहली विधानसभा सीट जीत रहे थे। दोनों की जड़ें एक ही जमीन पर एक ही समय पर पनप रही थी। अब आते हैं असली मोड़ पर। 1991 महेंद्र कर्मा ने व्यापारियों के साथ मिलकर जन जागरण अभियान शुरू किया, बिना किसी सरकारी सपोर्ट के। यह आंदोलन कुछ समय बाद बंद हो गया, लेकिन बीज जो है ना, वो बोया जा चुका था। 2005 सलवा जुडूम का जन्म। अब यहां आपको 2 कहानियां मिलेंगी। कहानी नंबर 1, जो ज्यादातर मीडिया बताती है, कर्मा ने खुद भैरमगढ़, बीजापुर से सलवा जुडूम को शुरू किया। कहानी नंबर 2, जो कम लोग जानते हैं, 4 जून 2005 को बीजापुर के अंबेली गांव में एक स्वतःस्फूर्त विद्रोह हुआ। गांव वाले पुलिस की लगातार परेशानी और नक्सलियों दोनों से तंग आकर खुद खड़े हो गए थे लड़ने के लिए।
कर्मा ने इस मौजूदा गुस्से को राजनीतिक शक्ल दी, इसे राज्यव्यापी आंदोलन बना दिया। सलवा जुडूम का मतलब गोंडी बोली में शुद्धिकरण की खोज है। तो सवाल यह है कि क्या कर्मा इस आंदोलन के जनक थे या उन्होंने एक पहले से सुलगती चिंगारी को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। अब आते हैं असली गहरी बात पर। इस आंदोलन के पीछे की असली वजह क्या थी? खुद कर्मा ने एक बार कहा था, अब सब गंभीर है क्योंकि टाटा बैलाडीला में जमीन नहीं ले पाए। उनके करीबी दोस्त हिमांशु कुमार ने बताया कि उद्योग मंत्री रहते कर्मा ने खुद उन्हें बताया था कि वो मित्तल और जिंदल जैसे उद्योग घरानों को बैलाडीला में खनन के लिए बुलाने वाले हैं और बीजापुर में पहले टाउनशिप बनाने की योजना थी। और सबसे पहले चौंकाने वाली बात, सलवा जुडूम की शुरुआत उसी बीजापुर से हुई जहां खनन के लाइसेंस दिए जा रहे थे। हिमांशु खुद कहते हैं ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन एक खतरनाक इत्तेफाक। एक बस्तर के व्यापारी परिवार ने भी माना है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते थे कि जमीन के दाम बढ़े ताकि हमें उसे बेच सके। अगर नक्सली हटे, इंडस्ट्री आए तो कीमतें बढ़ेंगी। सलवा जुडूम एक समाधान लग रहा था। अब एक और तीसरा एंगल, कुछ रिपोर्ट्स में एक और आरोप मिलता है, हालांकि ये अपुष्ट है और किसी कोर्ट में साबित नहीं हुआ है, कि 2005 में कर्मा सागौन की अवैध कटाई के एक मामले में जांच घेरे में थे। एक अनाम एसपीओ के हवाले से एक पुरानी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उन्हें प्रशासन के साथ काम करने को कहा गया। बीजेपी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज किया है और इसका कोई ठोस सबूत या कोर्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक आरोप के तौर पर लिया जाना चाहिए, तथ्य के तौर पर नहीं। तो एक आंदोलन जो कहानी में आदिवासियों की आत्मरक्षा के तौर पर पेश किया गया, उसके पीछे जमीन खनन और राजनीतिक मजबूरी का भी कोई रोल था या नहीं, ये सवाल कई पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने उठाया है, जैसा हमने अभी देखा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ बीजेपी या कर्मा का प्रोजेक्ट नहीं था। 2009 में केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम जो कांग्रेस से थे, उन्होंने खुद एसपीओस की तारीफ की और कहा जहां भी जरूरत हो इन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी राज्य में बीजेपी, केंद्र में कांग्रेस, दोनों इस मॉडल के पीछे लगातार खड़े थे। अब बात करते हैं जमीन पर क्या हुआ। सैकड़ों गांव खाली कराए गए, करीब 55,000 आदिवासी विस्थापित हुए, पुलिस थानों के पास बने कैंपों में भेज दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अपने रिकॉर्ड में दर्ज है 2004 से 10 के बीच छत्तीसगढ़ में 2298 नक्सली हमले हुए। इनमें से 538 सुरक्षाकर्मी, 169 विशेष पुलिस अधिकारी, एसपीओ, 32 सरकारी कर्मचारी और 1064 ग्रामीण मारे गए। कोंटा दंतेवाड़ा के एक कैंप में दुबले पतले गरीब किशोर लड़के फौजी वर्दी पहने मिलते हैं जो हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए। वो एसपीओ बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। महीने का भुगतान 2150। एक आदिवासी संगठन के नेता सोंडे वेरिया ने कहा था, सबसे बड़ी गलती है इन अपरिपक्व लड़कों को बंदूकें देना। वे ताकत से उन्मत्त हो जाते हैं और नियंत्रण खो देते हैं। और सबसे भयानक बात, नक्सलियों की एक परिवार से एक कैडर वाली जबरन भर्ती। ये नीति की वजह से कई मामलों में एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। भाई बनाम भाई, आदिवासी बनाम आदिवासी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2011 के मोरपल्ली ताड़मेटला तिम्मापुरम गांव की घटना पर भी बहस हुई। 300 घर जलाए गए, बलात्कार, हत्याएं हुई। स्वामी अग्निवेश जब राहत सामग्री लेकर वहां गए तो सरकार के आश्वासन के बावजूद उन पर भी हमला हुआ। और यही आता है भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे तीखे फैसलों में से एक। 5 जुलाई 2011 जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस सुरिंदर सिंह निज्जर की बेंच एक फैसला सुनाती है जो जोसेफ कॉनराड के मशहूर उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस का हवाला देते हुए लिखा गया। फैसले में एक लाइन है जो आज भी कानून के छात्र पढ़ते हैं, हमें भी कहना पड़ेगा, द हॉरर द हॉरर। कोर्ट ने क्या कहा? राज्य ने अनपढ़ या अर्धशिक्षित आदिवासी युवाओं को हथियार देकर काउंटर इंसर्जेंसी में झोंक दिया। यह अनुच्छेद 14 और 21 का सीधा उल्लंघन है। एसपीओस को सिर्फ 3000 महीना मिलता था, जबकि वो नियमित पुलिस जैसा खतरा झेलते थे।
2005 से 11 के बीच 173 एसपीओस मारे गए और इनका अनुपात रेगुलर फोर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक था। कोर्ट ने आदेश दिया कि सलवा जुडूम जैसे किसी भी गैर कानूनी सशस्त्र समूह को तुरंत रोका जाए। एक आदमी जिसे बस्तर टाइगर कहा जाता था, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक करार दे दिया और यहीं से शुरू होती है उनके पतन की कहानी। कर्मा को समझने के लिए सिर्फ राजनीतिक जो है काफी नहीं है, उनकी सबसे गहरी दोस्ती की कहानी भी जरूरी है। हिमांशु कुमार 1992 में मिले थे। कर्मा तब बिना किसी पद के थे। खाली समय में हिमांशु की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब पढ़ डाली थी। गोंडी भाषा में उनकी वाक पटुता का कोई जवाब नहीं था। दोस्ती उनकी इतनी गहरी थी कि कर्मा नीतिगत मामलों पर सलाह के लिए हिमांशु को बुलाते थे। लेकिन 2005 में जब सलवा जुडूम शुरू हुआ, हिमांशु ने शर्त रखी, सिर्फ तभी साथ देंगे जब रैली हथियारों से मुक्त हो। कर्मा ने आश्वासन दिया, पर उनके साथ हमेशा 55 कमांडो की जेड सुरक्षा रहती थी। हिमांशु ने इनकार कर दिया। दोस्ती टूटी नहीं, पर वो पहले जैसी खुली बातचीत कभी वापस नहीं आई। हिमांशु ने इस पर एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था टू रोड्स पार्टेड इन द वुड्स। जंगल में दो रास्ते अलग हो गए। लेकिन एक और कहानी है प्यार की। एक दंतेवाड़ा के मेले में कर्मा ने पहली नजर में एक लड़की को देखा। खुद कहते हैं वो एक पागलपन था, दीवानापन था, एक जुनून था। वो खुद कहते हैं। घर वालों ने पहले कहा तुम्हारे लिए और भी लड़कियां मिलेंगी, पर कर्मा ने जिद की। आखिर में शादी हुई देवती कर्मा से, जो बाद में खुद दंतेवाड़ा से विधायक बनी। कर्मा गर्व से कहते थे मेरी इन सफलताओं में उसका बराबरी का योगदान है और मुझे मेरी सिलेक्शन पे गर्व है, यानी देवती कर्मा। कुल 9 बच्चे, सभी आज दंतेवाड़ा की राजनीति में किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। बेटा छविंद्र कर्मा जो 2018 में बीजेपी टिकट पर अपनी ही मां देवती के खिलाफ चुनाव लड़ा। मां बनाम बेटा, दंतेवाड़ा की राजनीति की एक अलग ही कहानी। एक बेटी तुलिका कर्मा आज जिला पंचायत अध्यक्ष है। एक इंसान जो कबड्डी के शौकीन था, रोनाल्डो को फुटबॉल में और धोनी को क्रिकेट में पसंद करता था, जो सादा दाल भात खाता था, वही इंसान इतिहास के टाइगर के तौर पर दर्ज हुआ। अब ये सुनिए, 2013 की शुरुआत, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बस्तर पहुंचती है। मंच पर है केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश करीब 2000 गोंड आदिवासियों के सामने। कर्मा के ठीक बगल में बैठे हुए हैं जयराम रमेश। कहते हैं महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर कहा जाता था, लेकिन ये टाइगर सालों से धीमा पड़ गया है। ये सुनते ही कर्मा के चेहरे के भाव हैरानी से घृणा में बदल जाते हैं। 62 साल के कर्मा 2008 का चुनाव हार चुके हैं। पार्टी में हंसिए पर है, फिर भी हंसते हुए कहते हैं मैं फिल्मी स्टार की तरह वापसी करूंगा। मगर पार्टी ने उन्हें जिस दिन अप्रासंगिक घोषित किया, ठीक 2 दिन बाद उनके सबसे बड़े दुश्मनों ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राजनीतिक मौत और असली मौत दोनों एक साथ आई। 25 मई 2013 दोपहर करीब 4 बजे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहा काफिला करीब 20 गाड़ियां दरभा घाटी से गुजर रहा है। अचानक एक लैंडमाइन धमाका, दूसरी गाड़ी उड़ जाती है, फिर अंधाधुंध फायरिंग। 150 से ज्यादा नक्सली पहाड़ियों पर पहले से घात लगाए बैठे थे। सुरक्षा कर्मियों की गोलियां खत्म हो जाती है। कर्मा और एक साथी सत्ता अली गाड़ी से बाहर निकलते हैं। कर्मा हाथ उठाकर बाहर निकलते हैं, सरेंडर करते हैं, कहते हैं मैं महेंद्र कर्मा हूं, दुश्मनी मुझसे है, बाकी लोगों को छोड़ दो। नक्सली उन्हें कुछ मीटर घसीट कर ले जाते हैं। एक झाड़ी में पहचान को दोबारा कंफर्म किया जाता है। फिर मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है। कर्मा चुप, हाथ पीछे बंधे, और फिर एक गोली पीठ में पड़ती है, मगर वो गिरते नहीं। लट्ठे से पैर तोड़ा जाता है, फिर गिरते हैं और 10 से 12 महिला कैडर बारी बारी चाकू से वार करती है। कुल 78 बार सिर पत्थरों से कुचला जाता है। पूरा मामला करीब 1 घंटे तक चलता है। कुल 27 लोग मारे जाते हैं, जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनका बेटा दिनेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जो बाद में घायलों के साथ दम तोड़ देते हैं, वो भी शामिल थे। सुरक्षा बल घटनास्थल पर 9 बजे के बाद पहुंच पाते हैं। 5 घंटे बाद नक्सली सब के इर्द गिर्द नाचते हैं, गाना गाते हैं, और याद है वो सवाल जो हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था, 78 बार 65 गोलियां, हर जगह यही लिखा मिलता है। लेकिन असली फॉरेंसिक रिपोर्ट जो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज ने दी, वो कहती है
सिर्फ 2 गोलियां लगी, एक नितंब में, एक पेट में। वो भी मौत के बाद दोनों शरीर के आर पार निकल गई। 10 साल से पूरा मीडिया एक गलत आंकड़ा कॉपी पेस्ट करता आ रहा था। एक छोटी सी बात हमें एक बड़ा सबक देती है। किसी भी कहानी को, चाहे वो कितनी भी वायरल हो क्यों ना हो, बिना वेरीफाई किए मत मानिए। खैर, मौत से कुछ ही दिन पहले लिए गए एक इंटरव्यू में, जो शायद उनकी आखिरी इंटरव्यूज में से एक था, उन्होंने जो कहा वो हमें उनकी असली सोच के बारे में बहुत करीब ले जाता है। उन्होंने कहा था, नक्सलियों की ताकत बंदूक में नहीं, उनकी नेटवर्किंग में है। उनके बुलेट का जवाब हमारे पास है, लेकिन उनकी विचारधारा का जवाब हमारे पास नहीं है। चौंकाने वाली बात, उन्होंने अपनी ही सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स पर भी सवाल उठाए। सीआरपीएफ को आम आदमी की सुरक्षा की चिंता है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। वो सिर्फ अपनी नौकरी का समय पूरा करने के इंतजार में रहते हैं। और सबसे टूटी हुई इंसानी बात, सलवा जुडूम की नाकामी पर खुला अफसोस। सलवा जुडूम को लेकर अफसोस है, वो सफल नहीं हो पाया, ऐसा उनका मानना था। एक अच्छे आंदोलन का इस तरह समाप्त हो जाना तकलीफ तो देता ही है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, हत्या, बलात्कार, लूट के आरोप सलवा जुडूम पर लगातार लगते रहे, मुझ पर एक भी एफआईआर क्यों नहीं आई? ये सवाल आज भी खुला है। क्या ये नेतृत्व की जवाबदेही से बचना था, या सच में उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था? एक कांग्रेस नेता होकर उन्होंने एक और बात कही थी, जो आज भी उतनी ही विवादास्पद है। मैं नक्सलियों और सांप्रदायिक शक्तियों को एक करके ही देखता हूं। दोनों की काम करने की पद्धति एक जैसी है, दोनों हथियार उठाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सिर्फ इतिहास है या आज भी जिंदा है? सितंबर 2025 भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव होता है। जगदीप धनखड़ के बीच कार्यकाल में इस्तीफे के बाद यह चुनाव जरूरी हुआ था। एनडीए की तरफ से महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष इंडिया गठबंधन की तरफ से जज बी सुदर्शन रेड्डी, वही जज जिन्होंने 2011 में सलवा जुडूम को असंवैधानिक ठहराने वाला ऐतिहासिक फैसला लिखा था। चुनाव प्रचार के दौरान 22 अगस्त 2025 को केरल के कोच्चि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, रेड्डी वो शख्स है जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की। अगर सलवा जुडूम वाला फैसला ना आया होता तो नक्सल आतंकवाद 2020 तक खत्म हो चुका होता। इस पर 18 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एक साझा बयान जारी करते हैं। कहते हैं, शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, फैसला कहीं भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता। जज रेड्डी खुद विवाद में पड़ने से बचते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद 56 अन्य पूर्व जज, जिनमें 2 पूर्व चीफ जस्टिस पी सथाशिवम और रंजन गोगोई शामिल हैं, उन्हीं 18 जजों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि रिटायर्ड जजों का चुनावी राजनीति में इस तरह नहीं कूदना चाहिए। 9 सितंबर 2025 को नतीजा आता है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट, जज सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट। राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनते हैं। यानी फैसला जो महेंद्र कर्मा की सबसे बड़ी विरासत को असंवैधानिक बता चुका था, वो फैसला 12 साल बाद भी देश की न्यायपालिका और सबसे बड़े संवैधानिक चुनाव दोनों को हिला चुका था। और सबसे बड़ा दावा, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की थी। 21 मई 2025 छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जंगल में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत सुरक्षा बलों ने एक बड़े एनकाउंटर में 27 से 28 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें था सीपीआई माओवादी का सबसे बड़ा नेता जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज, जिसे 2010 के चिंतलनार हमले और 2013 के झीरम घाटी हमले दोनों का मास्टरमाइंड माना जाता था। और 28 नवंबर 2025 को बस्तर में 10 और नक्सली सरेंडर करते हैं, जिनमें चैतू उर्फ श्याम दादा झीरम हमले का एक और कथित मास्टरमाइंड। और मई 2026 में डेडलाइन खत्म होने के कुछ ही हफ्ते बाद खुद अमित शाह ऐलान करते हैं कि तय समय सीमा से पहले ही देश से हथियारबंद नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। आंकड़े बताए जाते हैं, कभी 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है। इसी डेडलाइन के दौरान जमीनी पत्रकारों और विश्लेषकों ने भी सवाल उठाया था, क्या ये वाकई पूरी तरह खत्म होगा या हर बार की तरह ये डेडलाइन भी सिर्फ आगे खिसकेगी? बस्तर के कुछ इलाकों में तब भी नक्सलियों द्वारा
जन अदालत लगाकर सजा सुनाने और शिक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें आ रही थी। तो सच शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं है। सरकार का मिशन पूरा हुआ वाला नैरेटिव जो है और जमीन पर बचे हुए डर और अनिश्चितता की हकीकत। लेकिन एक बात पक्की है, वो लड़ाई जो महेंद्र कर्मा ने 1991 में अकेले बिना किसी सपोर्ट के शुरू की, वो आज 13 साल बाद सरकार के सबसे बड़े दावों में से एक बन चुकी है। 12-13 साल बाद भी कुछ लोग इसे इंसाफ कहते हैं, लेकिन झीरम केस आज भी अदालतों में लटका है। बड़ी साजिश की जांच पर सवाल आज भी उठते हैं। और हाँ, यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन इसे सुनते वक्त एक बात याद रखिएगा, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है, कोई साबित तथ्य नहीं है और इसका कोई कोर्ट रिकॉर्ड या जांच में पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। दिसंबर 2025 केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक आरोप लगाते हैं। उनका दावा है कि 2013 के झीरम हमले में कांग्रेस के अपने ही कुछ लोगों की भूमिका हो सकती है और नक्सलियों तक अंदरूनी जानकारी पहुंची हो सकती है। कांग्रेस इसे पूरी तरह खारिज करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बयान बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। गौर करने वाली बात, ये सिर्फ एक बयान है, कोई एफआईआर, चार्जशीट या कोर्ट का आदेश नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि झीरम की सच्चाई को लेकर राजनीतिक तापमान आज भी कितना ऊंचा है। उसी महीने एक कांग्रेस कार्यकर्ता झीरम जांच आयोग को एक आवेदन भी देते हैं, जिसमें जांच को और गहराई से आगे बढ़ाने की मांग की जाती है। इस आवेदन में दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के कई मौजूदा और पूर्व नेताओं के नाम शामिल थे। हम यहाँ व्यक्तिगत नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक नागरिक का आवेदन है, कोई अदालती आदेश या आरोप नहीं। किसी का नाम बेवजह किसी संगीन मामले से जोड़ना गलत होगा। 13 साल एक जांच आयोग, एक एनआईए जांच, और फिर भी पूरी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। यही झीरम घाटी की सबसे बड़ी त्रासदी है। सिर्फ 27 से 33 मौतें नहीं, बल्कि एक ऐसे सवाल जो आज तक अनुत्तरित हैं और इसका सबूत खुद संसद में मिलता है। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 2013 में ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग बनाया था। 3 महीने में रिपोर्ट देने का लक्ष्य था। 8 साल लगे। नवंबर 2021 में आयोग ने 4184 पन्ने की एक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी और वो रिपोर्ट आज 5 साल बाद भी विधानसभा के पटल पर पेश नहीं हुई। उसकी सामग्री आज तक जनता के सामने नहीं आई। 30 मार्च 2026 को खुद संसद में गृह मंत्री अमित शाह एक चौंकाने वाला बयान देते हैं। झीरम में जो कुछ हुआ, अगर उसकी बात सामने रख दूं तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। किसके चेहरे, ये उन्होंने नहीं बताया। हमले में बचे लोग कहते हैं अब उन्हें लगता है ये रिपोर्ट शायद कभी सार्वजनिक ही नहीं होगी। एक आदमी जिसे बस्तर टाइगर कहा गया, जिसकी मौत को 13 साल हो चुके, उसकी हत्या की पूरी सच्चाई आज भी 4184 पन्नों की एक बंद फाइल में कैद है। कर्मा की पत्नी देवती कर्मा और बेटा छविंद्र कर्मा आज भी दंतेवाड़ा की राजनीति में सक्रिय है। यानी कर्मा परिवार की विरासत आज भी वहां की सियासत तय करती है। जगदलपुर में आज उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। हर साल 25 मई को झीरम की बरसी पर उसे याद किया जाता है। तो कुल मिलाकर आखिर में महेंद्र कर्मा असल में कौन थे? क्या वो एक बहादुर आदिवासी नेता थे जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी? क्या उनकी लड़ाई आखिरकार जीत गई, जैसा कि आज सरकार दावा करते हैं, या आज जीत भी उतनी ही अधूरी है जितनी उनकी अपनी जिंदगी की कहानी? या वो राज्य और कॉर्पोरेट हितों के हाथ का वो औजार थे जिसने अनपढ़ आदिवासी युवाओं को बंदूक थमाकर अपने ही कौम को आमने सामने खड़ा कर दिया? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। एक अनाथ बच्चा जो एक टीचर की वजह से बच गया, एक आदमी जिसने मेले में प्यार पाया, एक नेता जिसने खुद अपनी राजनीति की गंदगी को पहचाना, फिर भी उसी गंदगी में गहरा उतरता चला गया, और आखिर में एक ऐसी हिंसा का शिकार बना जिसे शुरू करने में उसका भी हाथ था। बस्तर टाइगर की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में कोई भी शख्स हीरो या सिर्फ विलन नहीं होता। सच हमेशा उतना ही उलझा हुआ होता है जितना वो जंगल जहां ये पूरी कहानी दफन है।
अगर आपको ये वीडियो सच में कुछ नया सिखा गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बस्तर को सिर्फ नक्सल इलाका समझकर भूल जाते हैं। यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। पूरी कहानी कैसी लगी, कैसी थी, ये जरूर बताना। और अगर कोई गलती, कोई त्रुटि आपने देखी हो तो वह भी बताना। अगली वीडियो किस पर बनाई जाए, किसकी कहानी पेश की जाए, यह भी जरूर बताना हमेशा की तरह। तो अब मैं चलता हूं। मैं था मनीष, आप देख रहे थे द लोक रस। फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।